हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ ली थी। आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नाम है जिसका विलेयता। तो सबसे पहले आपको विलेयता की परिभाषा याद करनी है। तो देखिएगा, मान लिया हमारे पास एक पात्र है और उस पात्र में हमने एक विलायक की निश्चित मात्रा ले ली। कैसी मात्रा ले ली? निश्चित। अब हमने इसके अंदर किसी विलेय पदार्थ को घोलना प्रारंभ किया, तो विलेय पदार्थ घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब अब ये घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप चेक कीजिएगा कि आपने विलेय पदार्थ की इस विलायक में कितनी मात्रा घोल दी है। ये जो मात्रा है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। इस विलेय की इस विलायक में वो क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। तो पढ़िएगा परिभाषा, स्क्रीन पे दे रखी है। एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय की विलायक में विलेयता कहलाती है। यानी एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलेय की विलायक में क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। अब विलेयता का जो अध्ययन है वो दो बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। विलेयता का अध्ययन कितने बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है? दो बिंदुओं के अंतर्गत। नंबर 1 ठोस की द्रव में विलेयता और नंबर 2 गैस की द्रव में विलेयता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस की द्रव में विलेयता। जब किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है तो घुलने की ये प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? विलीनीकरण कहलाती है। जब किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है तो घुलने की ये प्रक्रिया विलीनीकरण कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव विलायक में घोलते हैं तो घुलने की ये जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? विलीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विलीनीकरण कहते हैं। अब आपको जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो कभी कभी आपसे विलेय एवं विलायक की प्रकृति पूछी जा सकती है, और या फिर कभी आपसे क्या पूछी जा सकती है? ताप का प्रभाव भी आपसे पूछा जा सकता है। ताप का प्रभाव। तो हम सबसे पहले बात करेंगे विलेय एवं विलायक की प्रकृति। देखिएगा, सिंपल सी बात है, समान समान को घोलता है। यानी हम कह सकते हैं यदि विलेय की प्रकृति विलायक की प्रकृति के समान है तो वो विलेय उस विलायक में घुल जाता है, और यदि विलेय की प्रकृति विलायक की प्रकृति के समान नहीं है तो वो विलेय उस विलायक में नहीं घुल पाता। इसका मतलब क्या है कि ध्रुवीय ठोस यानी आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, अध्रुवीय विलायक में नहीं घुल पाते हैं। पढ़िएगा, जब विलेय की प्रकृति विलायक की प्रकृति के समान होती है तो विलेय उस विलायक में घुल जाता है, अर्थात आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, अध्रुवीय विलायक में नहीं घुल पाते। इसका कारण यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप या तो ये बता सकते हैं कि समान समान को घोलता है क्योंकि उनमें समान प्रकार की अन्योन्य क्रिया होती है, और उस अन्योन्य क्रिया का क्या नाम है? आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। जैसे नमक NaCl, KCl, KNO3 आदि जल में घुलनशील हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि NaCl की प्रकृति कैसी है बच्चों? आयनिक प्रकृति है, ध्रुवीय प्रकृति है, और जल की प्रकृति भी कैसी होती है? ध्रुवीय। जल में H पर प्लस और OH पर माइनस होता है, और Na पे प्लस और Cl पे माइनस होता है। तो दोनों को ध्यान से देखो, क्या दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? दोनों की प्रकृति एक जैसी लग रही है कि नहीं लग रही? इसीलिए NaCl किस में घुल जाता है? जल में घुल जाता है। KCl की भी यही कहानी है भैया।
KCl की भी यही कहानी है, क्योंकि K पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। KNO3 की भी ये कहानी है, क्यों? क्योंकि K पे प्लस होता है और NO3 पे क्या होता है? माइनस होता है। तो समान समान को घुलता है, ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक में घुल जाता है। अब देखिएगा, अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायक में नहीं हो पाते। जैसे आयोडीन एक अध्रुवीय ठोस होता है, सल्फर 8 एक अध्रुवीय ठोस होता है, CCl4 और CH2 में घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की प्रकृति आपस में क्या है? समान। इस कारण से आयोडीन CCl4 और CH2 में घुलता है, एसिड भी इन दोनों में घुल जाता है, क्योंकि इनकी प्रकृति आपस में क्या है? समान। किनकी प्रकृति? आयोडीन की प्रकृति इनके समान, सल्फरेट की प्रकृति भी इनके समान। प्रकृति समान कैसे हैं? क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? अध्रुवीय हैं। कैसे हैं? अध्रुवीय। अब हम पढ़ेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव समझाने के लिए हमें 11th क्लास में एक नियम पढ़ा था, उसका उपयोग करना पड़ेगा। और वो नियम कौन सा है? लासातिलेय का नियम। देखिएगा, लासातिलेय का नियम क्या कहता है? यदि किसी साम्यावस्था पर यदि हम कोई बाह्य परिवर्तन कर देते हैं तो साम्यावस्था स्वतः ही ऐसी दिशा में विस्थापित हो जाती है जिधर विस्थापित होने से बाह्य परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा, लासातिलेय के नियमानुसार यदि किसी ठोस को द्रव में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी प्रक्रिया कैसी है? ऊष्मा क्षेपी है, यानी डेल्टा एच का मान शून्य से क्या है? कम है। यानी हम कह सकते हैं डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव है। डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति में तापमान बढ़ाने पर विलेयता में क्या आती है? कमी। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो ठंडे पानी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ठंडे पानी में आसानी से घुलता है, बजाय किसके? गर्म पानी के। क्यों? क्योंकि गर्म पानी का तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है। गर्म पानी का तापमान क्या होता है? ज़्यादा। और तापमान यदि ज़्यादा होगा ना बच्चों, तो ये प्रक्रिया कैसी है? ऊष्मा क्षेपी है। तापमान यदि ज़्यादा है, प्रक्रिया कैसी है? ऊष्मा क्षेपी है। तो बताओ विलेयता में क्या आएगी? कमी आएगी। तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम सल्फेट, कैल्शियम एसीटेट को जल में घोलना, और इनको जब आप जल में घोलोगे तो बताओ तापमान बढ़ाने पर विलेयता में क्या आएगी? कमी आएगी। चलिएगा आगे बात करते हैं। इसके विपरीत यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण होने का मतलब क्या है? कि प्रक्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी है। प्रक्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी। और प्रक्रिया अगर ऊष्मा शोषी है तो बताओ डेल्टा एच 0 से कम होगा कि ज़्यादा? निश्चित रूप से 0 से क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दैनिक जीवन में आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, सब देखते हैं कि जो नमक होता है ना, वो गर्म पानी में आसानी से घुल जाता है। बोलो घुलता है कि नहीं घुलता? ठंडे पानी में नमक जल्दी घुलता है कि गर्म पानी में? गर्म पानी में। क्यों? क्योंकि गर्म पानी का तापमान क्या है? ज़्यादा। गर्म पानी का तापमान क्या है? ज़्यादा। और नमक का जल में घुलना प्रक्रिया कैसी है बताओ? ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता में क्या होगी? वृद्धि। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौसादर भी कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड आदि का जल में घुलना कैसी प्रक्रिया है? ऊष्मा शोषी। तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ाने पर विलेयता में क्या होगी? वृद्धि। चलिएगा, एक क्वेश्चन दे रखा है। ग्लूबर्स लवण सूत्र होता है Na2SO4.10H2O की जल में विलेयता पर ताप का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ग्लूबर लवण Na2SO4.10H2O की जल में विलेयता पर ताप का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम समझाते हैं आपको। देखिएगा, ग्लूबर लवण की जल में विलेयता पर ताप का एक अलग ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है, एक असामान्य प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, जब तापमान का मान 32.4 डिग्री सेल्सियस तक होता है तब तो विलेयता में क्या होती है? वृद्धि होती है। और 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर विलेयता में क्या आती है? कमी आती है। पढ़िएगा, इसकी जल में विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ती है। ग्लूबर लवण का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
जब तापमान का मान 32.4 डिग्री सेल्सियस तक होता है तब तो विलेयता में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन इसके बाद में तापमान यदि आप बढ़ाते हो तो उस ग्लोबल लवण का निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। सर निर्जलीकरण का क्या मतलब है, इसमें जो 10 जल के अणु है ना, ये वाले 10 जल के अणु, ये इसमें से निकल जाते हैं, हट जाएंगे, और हट जाएंगे तो क्या होगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। और निर्जलीकरण की वजह से क्या होता है, विलेयता में क्या आती है, कमी आती है। विलेयता में क्या आती है, कमी। तो याद रखिएगा इस टॉपिक को, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ग्लोबल लवण की विलेयता पर तापमान का प्रभाव समझाओ। तो आप कहोगे तापमान का मान जब बढ़ता है तो विलेयता में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस तक होती है बताओ बच्चों, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके बाद में विलेयता में क्या आती है, कमी आती है। तो ये देखिएगा निर्जलीकरण की प्रक्रिया भी समझा रखी है, इसको आप पढ़िएगा। जल के अणु यहाँ से निकल गए, निर्जलीकरण हो गया, अब विलेयता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो प्रायोगिक तौर पर पाया गया है कि जब तक इसमें जल होता है तब तक ये पानी में घुलता है, और जल इसमें से जब निकल जाता है तो इसकी पानी में विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे गैस की द्रव में विलेयता। मैंने आपको शुरू में बताया था कि विलेयता का अध्ययन कितने बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं, 2 बिंदुओं के अंतर्गत। ए मैंने आपको पढ़ाया था ठोस की द्रव में विलेयता, और अब हम बात कर रहे हैं बी की गैस की द्रव में विलेयता पर। तो देखिएगा जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो इस प्रक्रिया को विलीनीकरण नहीं कहते, इस प्रक्रिया को कहते हैं द्रव द्वारा गैस का अवशोषण। जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो इस प्रक्रिया को द्रव द्वारा गैस का अवशोषण कहा जाता है। तो याद रखिएगा अवशोषण किसे कहते हैं, जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो द्रव द्वारा गैस का अवशोषण कहलाता है, विलीनीकरण नहीं कहते हैं। चलिएगा गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। अवशोषण गुणांक का मतलब है एक निश्चित ताप पर किसी गैस की ml में वह मात्रा या आयतन जो 1 ml द्रव में घुला हो उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। जैसे मान लिया आपके पास में 1 ml द्रव है और उस 1 ml द्रव के अंदर, ये 1 ml द्रव हो गया, इस 1 ml द्रव में कोई गैस घुली हुई है तो उस गैस का ml में कितना आयतन घुला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का हम अध्ययन करेंगे। पहला कारक है गैस की प्रकृति। ऐसी गैस जो विलयन में आयनित होती है अधिक विलेय होती है। यदि कोई गैस विलयन में आयनित हो रही है तो उसकी विलेयता क्या होती है, ज़्यादा। जैसे अमोनिया है, HCl है, गैस जल में अधिक विलेय होती है क्योंकि ये जल में जाके क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। चलिएगा अब हम बात करेंगे विलायक की प्रकृति। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय होती है। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय होती है एवं अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय होती है। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया है ठोस वाली विलेयता में। HCl गैस बेंजीन विलायक की अपेक्षा जल में अधिक विलेय होती है क्योंकि HCl गैस कैसी है, ध्रुवीय है, और बेंजीन क्या है, अध्रुवीय विलायक है, जबकि जल क्या है, ध्रुवीय है। तो HCl गैस की विलेयता बेंजीन में कम होती है जबकि HCl में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे तापमान का प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। गैस की द्रव में विलेयता पर तापमान का प्रभाव अपन समझते हैं। देखिएगा 2 गैसें हैं, हाइड्रोजन एवं हीलियम। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के अतिरिक्त अन्य गैसों की जल में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस की जल में घुलने की जो प्रक्रिया है वो तो है ऊष्माशोषी, और इन दोनों गैस के अतिरिक्त जितनी भी गैसें हैं उनकी जल में घुलने की प्रक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है। और हम जानते हैं कि तापमान बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के लिए स्थिर दाब पर लास-सातिलियन नियमानुसार विलेयता में क्या आती है, कमी आती है। यहाँ पर हमें दाब का प्रभाव भी पढ़ना है, तो आप याद रखिएगा जब भी हम ताप के प्रभाव की बात करते हैं तो दाब को यहाँ पर स्थिर मानते हैं, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठोस की द्रव में विलेयता पर, ये हमने जो पढ़ा था ना, ठोस की द्रव में विलेयता मैंने आपको 2 कारक बताए थे। एक तो बताया था आपको मैंने विलेय की एवं विलायक की प्रकृति, एक मैंने आपको बताया था
ताप का प्रभाव। यहाँ पर ठोस की जो द्रव में विलेयता होती है, यहाँ पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही क्या होते हैं, असंपीडीय होते हैं। लेकिन गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम जब भी ताप का प्रभाव बताते हैं तो दाब को क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो बताइएगा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अतिरिक्त अन्य गैसों की जल में विलेयता या घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, अतः तापमान बढ़ाने पर विलेयता में क्या आती है, कमी आती है। तो मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसी कौन सी दो गैसें हैं जिनकी विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है, तो वो कौन सी गैसें होंगी बच्चों, हाइड्रोजन एवं हीलियम होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि उनकी जल में विलेयता की प्रक्रिया कैसी होती है, ऊष्माशोषी होती है। चलिएगा, अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव ठोस की द्रव में विलेयता पर नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ठोस भी असंपीडीय होते हैं और द्रव भी लगभग क्या होते हैं, असंपीडीय। हालांकि नोट्स में लिखा हुआ नहीं, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। लेकिन गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है, और इस दाब के प्रभाव को समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक मात्रात्मक संबंध दिया, जिसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। तो एग्जाम में हेनरी का नियम पूछा ही जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। देखिएगा, वापस सुन लीजिएगा। गैस की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए एक मात्रात्मक संबंध दिया गया, जिसे क्या कहा जाता है, हेनरी का नियम कहा जाता है। तो देखिएगा, हेनरी का नियम होता क्या है। हेनरी के नियम के दो स्टेटमेंट्स हैं। हेनरी के नियम के कितने स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, दो कथन हैं। पहला कथन क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक के इकाई आयतन में घुलने वाली गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या मतलब है इस बात का, सुनिएगा। मान लिया हमारे पास एक विलायक है किसी पात्र के अंदर, और उसका हमने एक निश्चित आयतन ले लिया, या उसका इकाई आयतन ले लिया। अब हम इसमें कोई गैस घोल रहे हैं। क्या घोल रहे हैं, गैस। ऊपर हमने लगा रखा है एक पिस्टन, और इस पिस्टन से इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। तो ये नियम क्या कहता है कि इस विलायक में जो गैस घुलेगी उसकी जो मात्रा होगी m, वो गैस के दाब के क्या होगी, समानुपाती। गैस का दाब का मतलब यहाँ पर हम ऊपर से जो पिस्टन लगा रखा है ना, पिस्टन से हम ऐसे समझिएगा, जैसे मान लिया ये पात्र है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर हमने एक द्रव ले लिया और उसका निश्चित आयतन ले लिया, मान लिया जल है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये कोई HCl गैस ले ली, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया। जैसे वो पिस्टन होता है ना, हवा भरते हो आप, साइकिल के अंदर पंप होता है, तो पंप से आप हवा भरते हो तो उसको दबाते कि नहीं दबाते हो, वैसे आपको इसको नीचे दबाना है, इसको नीचे दबाना है। तो जब आप नीचे दबाओगे तो ये गैस है ना, इस गैस के ऊपर एक दाब लगेगा, वही गैस का दाब मान रहे हैं अपन, ठीक है। तो वो जो घुलने वाली गैस की मात्रा है ना, m मान ली मैंने, इस द्रव के अंदर जो गैस घुल रही है उसकी मात्रा को कितना मान लिया, m, और ऊपर से जो दाब लग रहा है वो क्या मान लिया, p। तो m किसके समानुपाती होगा, p के। देखिएगा, ये हेनरी का नियम है, घुलने वाली गैस की मात्रा m गैस के दाब p के क्या होती है, समानुपाती होती है। गैस का जितना ज़्यादा दाब होगा, घुलने वाली गैस की मात्रा उतनी क्या होगी, ज़्यादा। तो बताओ, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, ये देखिएगा m समानुपाती क्या हो गया, p, ठीक है बच्चों। अब समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक स्थिरांक आया kh। तो ये हेनरी के नियम का प्रथम स्टेटमेंट है, m बराबर होता है KHP, जहाँ KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। तो हेनरी का नियम आप शॉर्टकट में ऐसे हमेशा याद रखें, m समानुपाती किसके होता है, P के। m क्या है, घुलने वाली गैस की मात्रा, और P क्या है, दाब। तो जितना ज़्यादा दाब होगा m का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यदि घुली हुई या घुलने वाली गैस की मात्रा को मोल अंश के पदों में लिया जाए, किसके पदों में लिया जाए, मोल अंश के पदों में, और मोल अंश को हम किससे दर्शाते हैं, x से। तो हेनरी के नियम के अनुसार x जो होता है वो p के समानुपाती होता है। x किसके समानुपाती होता है, p के। तो x समानुपाती हो गया p, तो x बराबर क्या हो गया, k डैश p। k डैश p, k डैश क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक, और k डैश बराबर होता है 1/kh। ध्यान रखिएगा, ये जो k डैश है ना, ये हेनरी स्थिरांक नहीं है,
के डैश एक समानुपाती स्थिरांक है जो हेनरी स्थिरांक के साथ इस प्रकार से संबंधित है, के डैश बराबर 1/kh। तो बताइएगा x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो जाएगा 1/kh p। कैसे हुआ देखो वापिस से समझिएगा, p समानुपाती x समानुपाती क्या हो गया p। ये x क्या है, घुलने वाली गैस की मात्रा मोल अंश के पदों में। तो बताओ x बराबर हो गया k डैश p। ठीक है, अब k डैश को मैंने मान लिया k डैश बराबर होता है 1/kh। तो बताओ x बराबर क्या हो गया 1/kh और ये क्या हो गया p। तो बताओ p बराबर क्या हो जाएगा kh(x). ये हेनरी के नियम का क्या है, दूसरा स्टेटमेंट। तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो हेनरी के नियम के दो स्टेटमेंट्स हैं। आपसे एग्जाम में यदि हेनरी का नियम पूछा जाता है तो आप कोई सा भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और KH क्या है बच्चों, हेनरी स्थिरांक। और आपसे मान लो पूछा जाए कि KH किस पर निर्भर करता है, तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग गैसों के लिए KH के मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब हम बात करेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, हेनरी का नियम तभी लागू होता है जब दाब बहुत अधिक ना हो। दाब बहुत अधिक ना हो इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे मान लिया हम कहते हैं कि दाब का मान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दाब बढ़ाते ही जा रहे हो, जिंदगी भर ही बढ़ाते जा रहे हो और गैस घुलती जा रही है। ऐसा नहीं, एक सीमा तक ही उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन अगर दाब का मान यदि आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, हद पार कर दी, तो अब विलेयता बढ़ना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे अपन कहते हैं ना कि मान लो किसी स्टूडेंट के डंडे मारते हैं तो पढ़ना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। ठीक है, पढ़ना क्या कर देता है, प्रारंभ। अब आपने 2 डंडे मारे, 4 डंडे मारे, 6 डंडे मारे, 10 डंडे मारे, तब तक तो ठीक है। अब आपने मान लिया डंडे मारने की हद ही पार कर दी, तो बताओ अब वो बच्चा पढ़ेगा क्या, नहीं पढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में डंडों की संख्या का ही उसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं ताप बहुत कम ना हो। देखिएगा, दाब अगर बहुत ज़्यादा कर दिया तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, और तापमान कम कर दिया तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तापमान कम कर दोगे ना तो वो जो गैस के कण है ना, उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो उनका मूवमेंट कम हो जाएगा, और मूवमेंट कम होने पर आप सोचिएगा क्या वो विलय हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। गैस विलायक से कोई क्रिया ना करे, पहला तो हो गया दाब बहुत अधिक ना हो, दूसरा हो गया ताप बहुत कम ना हो, तीसरा हो गया गैस विलायक से कोई क्रिया ना करे। बिल्कुल सही बात है, यदि गैस विलायक से क्रिया ही कर लेगी तो एक नया पदार्थ बन जाएगा, और नया पदार्थ यदि बन जाएगा तो फिर वो विलयन थोड़ी होगा, नहीं होगा। चलिएगा, गैस की विलेयता विलायक में क्या हो, कम हो। विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए। अगर मान लो वो पहले से ही घुल रही है तो फिर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर पहले से ही अच्छे से घुल रही है तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हेनरी के नियम की क्या थी, सीमाएं थी। चलिएगा, आज की इस क्लास में मैंने आपको विलेयता पूरी पढ़ा दी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगली क्लास में हम वाष्प दाब वाला टॉपिक शुरू करेंगे, तो आप इसकी भी रीडिंग मार के रखना। मैंने आपको PDF अवेलेबल करवाई दी है, और यदि आपको PDF अभी तक नहीं मिली है तो मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कीजिएगा। नंबर है 9446152507। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके इस चैप्टर की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस विलेयता को अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा, बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। लॉकडाउन की इस परिस्थिति के अंदर आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि उन बच्चों को भी इन वीडियो का क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।